हमेशा से हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समाज को जब भी मौका मिला है उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह आदिवासी समाज को बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाई है। ऐसे में यह खुश होने का विषय हो सकता है कि पूरे देश में आदिवासी समाज में आने वाले जूनियर डिवीजन के सर्वाधिक सिविल जज छत्तीसगढ़ में हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी प्राचीन व्यवस्था में जीने को मजबूर है। किसी तरह पढ़ लिख कर तमाम तरह की उपेक्षाओं, भेदभाव और मुश्किलों के पहाड़ को लांघकर अपनी प्रतिभा के बल पर इक्के दुक्के आदिवासी ही इस देश में न्यायपालिका की देहरी पर पैर रख पाते हैं और न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जूनियर डिवीजन के आदिवासी जजों की नियुक्ति के मामले में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी समुदायों की आबादी लगभग 8.6% है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण और आरक्षण का प्रावधान दिया गया है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में आ सकें। शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में तो कुछ हद तक इन समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन न्यायपालिका जो समाज की रीढ़ है, वहां आदिवासी समाज की भागीदारी बेहद सीमित रही है। खास तौर पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की बात करें तो यहाँ आदिवासी जज नजर नहीं आते। उसकी एक वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। समय समय पर न्याय व्यवस्था में आदिवासी जजों की कम नियुक्ति पर सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां एक भी आदिवासी यानी एसटी जज नहीं है। देश के विधि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई राज्यों में आदिवासी समाज का एक भी सीनियर डिवीजन जज नहीं है। पंजाब, ओडिशा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह संख्या 0 है। छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व का विषय हो सकता है कि इस राज्य में देश भर में सबसे ज्यादा 57 सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के ऐसे हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में सीनियर डिवीजन के ऐसे 45 सिविल न्यायाधीश हैं जो आदिवासी समाज से हैं। राज्य में इनकी संख्या 45 है। पूरे देश में सीनियर डिवीजन के आदिवासी जजों के मामले में छत्तीसगढ़ भारत में तीसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से आने वाले जिला न्यायाधीशों की संख्या 26 है और इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। इस मामले में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां आदिवासी समाज से आने वाले जिला न्यायाधीशों की संख्या 92 है। अगर देश के उन 5 राज्यों की बात करें जहां आदिवासी समाज के सर्वाधिक सीनियर और जूनियर डिवीजन और जिला न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो इन राज्यों में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप से इनमें ना तो झारखंड और ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल राज्य हैं और ना ही पूर्वोत्तर के राज्य जहां अधिकांश आबादी ही आदिवासी समाज की है। सर्वाधिक आदिवासी जजों वाले 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ में सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन के 45, सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के 57 और जिला न्यायाधीश के 26 ऐसे पद हैं जिनमें आदिवासी समाज के लोग पदस्थ हैं। इसी तरह राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन के 90, सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के 55 और जिला न्यायाधीश 92 हैं। इसी तरह राजस्थान में सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन के 52, सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के 47 और जिला न्यायाधीश 24 हैं। कर्नाटक की बात करें तो सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन के 19, सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के 20 और जिला न्यायाधीश 9 हैं। उत्तर प्रदेश में सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन के 15, सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन के 17 और जिला न्यायाधीश 7 हैं। जिलों में आदिवासी न्यायाधीशों की संख्या बहुत संतोषजनक तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कम से कम कुछ राज्यों में आदिवासी समाज के जज हैं, इसी पर खुश हुआ जा सकता है। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात करें तो इस मामले में निराशा ही हाथ लगती है।
यही कारण है कि जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पिछले कुछ सालों में सवाल उठने लगे हैं। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठम जजों का एक समूह है जो जजों की नियुक्ति के फैसले लेते हैं। इस तरह हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। इसे और बेहतर समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उन 3 फैसलों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। पहला केस 1981 का है, जिसे एसपी गुप्ता केस नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस के पास एकाधिकार नहीं होना चाहिए और इस बात की और इशारा भी किया गया कि इसमें सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए। 1953 में दूसरे केस में 9 जजों की एक बेंच ने कहा कि जजों की नियुक्तियों में चीफ जस्टिस की राय को बाकी लोगों की राय के ऊपर तरजीह दी जाए। और फिर 1998 में तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का आकार बड़ा करते हुए इसे 5 जजों का एक समूह बना दिया। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम हमेशा विवादों में रहा, खासकर आदिवासियों और दलितों और पिछड़ों के मामले में। बहुजन समुदाय, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, का एक वर्ग कॉलेजियम प्रणाली का पिछले कई सालों से यह कहकर विरोध कर रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में ज्यादातर सवर्ण हैं, जो आदिवासियों को, एसटी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को आगे आने नहीं देते। कॉलेजियम के सदस्यों की संख्या और नापसंद के आधार पर निर्णय आते हैं। खासकर आदिवासी, दलित, पिछड़ों या अल्पसंख्यकों के मामलों को लेकर यह आरोप आम है। कॉलेजियम पर यह भी आरोप है कि यह अक्सर उन्हीं लोगों को बढ़ावा देता है जो पहले से व्यवस्था का हिस्सा हैं, यानी प्रभावशाली परिवारों, उच्च जातियों और शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग। आदिवासी वकील, चाहे कितने भी योग्य क्यों ना हो, अक्सर इस नेटवर्क से बाहर रहते हैं। इसके अलावा भी आदिवासियों की संख्या न्यायपालिका में कम है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में आदिवासी पहचान को कमजोर या राजनीतिक कोटा मान लिया जाता है। कई बार आदिवासी समुदाय से आने वाले जजों की योग्यता पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि वे उसी प्रक्रिया से होकर आते हैं जिससे अन्य लोग। यह पूर्वाग्रह न केवल चयन प्रक्रिया में बाधा बनता है, बल्कि नियुक्ति के बाद भी उनके काम को कमतर आंका जाता है। इस पर बहस जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि देर सबेर इसमें सुधार भी होगा। लेकिन गांधी समाज के जिस अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, अगर न्यायपालिका में उसकी भागीदारी, उसके निर्णय, उसका हस्तक्षेप होगा, तभी समाज के अंतिम आदमी की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जरूरी बात में फिर होगी बात।